तो ये मूवी सॉलिड स्टार यानी मैक्स की नई मूवी है जो कि तब की है जब मैक्स प्रिमोडियल स्टार पर पहली बार गया था। जो करंट एपिसोड चल रहा है वो प्रिमोडियल स्टार के आगे का है और हमने पिछले कुछ एपिसोड में प्रिमोडियल स्टार की बात सुनी थी, जिन एपिसोड में बीच का पार्ट गायब था और वो गायब पार्ट इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए हम उस बीच के मिसिंग पार्ट को जानने के लिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि प्रिमोडियल स्टार एक ऐसी जगह है जहां पर काउंटलेस ट्रेजर मिलते हैं और वहां पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेसेस इंतज़ार करती है, क्योंकि प्रिमोडियल स्टार काफ़ी लंबे समय में एक बार खुलता है और उस जगह और ऐसे ऐसे ट्रेजर मिलते हैं जो कि किसी भी रेस की लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन वहां पर होने वाली लड़ाई की वजह से सब वहां जाने से डरते हैं और वहां और काफी ज्यादा खतरा भी होता है। तभी एक स्पिरिट वॉइस बताती है कि वहां पर एक ऐसा ट्रेजर है जो किसी को मिल जाए तो उसके लिए वो काफी फायदेमंद होगा और अगर वो गलत हाथों में लग जाए तो वो किसी के लिए दिक्कत भी बन सकता है। लेकिन वो हथियार असलियत में एक अर्थ पर रहने वाले ह्यूमन के लिए बना है जिसका नाम मैक्स है। अब हम 20,000 साल बाद प्रिमोडियल स्टार के बाहर के एरिया को देखते हैं जहां पर अर्थ के कुछ सोल्जर्स को काफी ज्यादा प्रेशर में रखा जा रहा था और वो घायल थे और उन्हें नॉर्दर्न अलायंस ने घेर रखा था। तभी नॉर्दर्न अलायंस का एक मेंबर उनके पास आके कहता है कि तुम सब कार्बन बॉडी के बने हो और तुम्हें अपने ही लोगों ने ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस पे वो ह्यूमन बीइंग उससे उंगली उठाते हुए कहता है कि हमारे लॉर्ड मैक्स तुम्हारी जिंदगी लेकर हमारा बदला जरूर लेंगे। ये सुन के वो नॉर्दर्न अलायंस का मेंबर उस ह्यूमन बीइंग का हाथ भी तोड़ देता है, जिसे देखकर बाकी अलायंस के मेंबर खुश होने लगते हैं। तभी वो अलायंस का मेंबर हंसते हुए कहता है कि वो लड़का जो कि बस 1 लाख साल से कल्टीवेशन कर रहा है वो हमें हराएगा। इस पे वो ह्यूमन बीइंग मैक्स की इंसल्ट ना करने को कहता है, लेकिन इससे वो अलायंस का मेंबर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो दोनों ह्यूमन बीइंग्स को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने लगता है और ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि अभी तो मैं तुम्हें मारूंगा और रही बात मैक्स की जिसके पास काफी ट्रेजर है उसे तो मैं कभी ना कभी मिलने के बाद मार ही दूंगा। अब वो ये बोल के वो उन दोनों को अपने हाथों से भींचकर मसलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो हाथ बंद करके वापस खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों कल्टीवेटर्स उसके हाथों से निकल गए हैं। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था और वो आसपास देखने लगता है। तभी इस तरफ हम देखते हैं कि मैक्स ने उन दोनों कल्टीवेटर्स को बचा लिया था और वो उन्हें किसी दूसरे प्लेनेट पर लाकर छोड़ देता है। तो वो दोनों कल्टीवेटर्स मैक्स का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पे मैक्स उनसे कहता है कि अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, जिसके बाद मैक्स वहां पर वापस आ जाता है और उनसे बोलता है कि नॉर्दर्न अलायंस के कुत्तों अब तुम सब मौत का सामना करोगे। अब वो सारे नॉर्दर्न अलायंस के मेंबर एक साथ मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मैक्स अपनी 9 टाइगर ट्रेजर को एक्टिवेट करता है जो कि एरिया टाइप ट्रेजर था, जिसकी वजह से उन सब की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अब मैक्स अपनी तलवार निकालकर एक एक करके उनकी बॉडी को बीच में से काटने लगता है। ये देखकर वो लोग बोलते हैं कि ये बस एक अनडाइंग लेवल पर है और रिवर्स वेनरेबल लेवल की बॉडी को आराम से एक बार में मक्खन की तरह काट रहा है। इधर वो नॉर्दर्न अलायंस का मेंबर गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तो वो भी अपनी डाइसिंग लाइट वर्ल्ड नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करके मैक्स पर हमला करता है, पर मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की वजह से बच गया था। साथ ही मैक्स वापस उसकी तरफ जाकर उसे पकड़कर जान से मार देता है। ये देखकर बाकी नॉर्दर्न अलायंस के मेंबर वहां से भाग जाते हैं, पर मैक्स ने अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की आइस का इस्तेमाल करके उन सबको देख लिया था और वो उनका पीछा करके एक एक करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो एक जगह देखता है जहां पर पहले से 2 कल्टीवेटर छुप के बैठे थे जिनका इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो मैक्स उन्हें वहां से जाने देता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है और उन सभी नॉर्दर्न अलायंस के ट्रेजर्स को अपने पास रख लेता है। अब मैक्स अपने दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर्स के पास जाता है, तो वो दोनों ह्यूमन कल्टीवेटर्स मैक्स का शुक्रिया करते हैं। अब मैक्स उन्हें
पोर्टल के थ्रू वहां से वापस भेज देता है। तभी बबाता मैक्स को कहती है कि अर्थ पर ह्यूमंस तो है, पर वो ऐसे खतरनाक मिशन पर नहीं जाएंगे। ये सब वर्चुअल यूनिवर्स की 5 मेजर फोर्सेस ने करा है और वो लोग ह्यूमंस को चारा बना के ऐसे खतरनाक मिशन पर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से बिना किसी एबिलिटी के भी ये लोग ऐसी जगह पर आ जाते हैं और ऐसे खतरे में फंस जाते हैं। ये सुन के मैक्स अपने मन में सोचता है कि मेरी ये अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा एलियन स्पीशीज़ का कब्जा हो चुका है और वही सब कंट्रोल को हटाने के लिए मुझे प्रिमोडियल स्टार से काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर कलेक्ट करने होंगे, ताकि मैं 5 मेजर फोर्सेस को एक अच्छा ऑफर देकर अर्थ की ओनरशिप वापस अपने नाम कर सकूं। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि प्रिमोडियल स्टार काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर सिर्फ प्रिमोडियल स्टार के बाहर होने के बावजूद भी हमें काफ़ी ट्रेजर मिल गए हैं। तो तभी मैक्स बबाता से पूछता है कि अभी तक मुझे नॉर्दर्न अलायंस से जो ट्रेजर मिले हैं उनकी कीमत क्या होगी। तो बबाता असेसमेंट करके बताती है कि वो करीब करीब 100 मिलियन हुन युआन कॉइन होंगे और हमारे पास पहले से भी काफ़ी हुन युआन कॉइन है, लेकिन उन सबको जोड़ने के बावजूद भी हमें अभी भी अर्थ को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तो मैक्स जल्दी से प्रिमोडियल स्टार के अंदर ये बोलते हुए चला जाता है कि मुझे जल्द से जल्द काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स को इकट्ठा करना होगा। अब मैक्स प्रिमोडियल स्टार 0 to 801 के अंदर आ जाता है, जहां पहुंचने के बाद मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की फॉर्म ले लेता है, क्योंकि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता था। अब मैक्स आगे बढ़ते बढ़ते मैक्स हर जगह को सर्च करने लगता है, जहां अचानक से उसके सिल्वर विंग्स हलचल करने लगते हैं, जिसे देखकर वो मन में बोलता है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, जब मैकेनिकल रेस का तियान येंग मेरे पास में था, क्योंकि उसके पास मेरे विंग्स का दूसरा हिस्सा है। अगर मैं दूसरा हिस्सा भी पा लूँ तो मैं काफ़ी ताकतवर बन जाऊंगा। पर वो भी काफ़ी अच्छा कल्टीवेटर है और उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स होंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा, लेकिन मैं उसे विजिट ज़रूर करूँगा। अब मैक्स उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। इस तरफ हम जियांगजी एयरलाइंस को देखते हैं, जहां पर फोर्ट्रेस लीडर के पास एक सोल्जर आते हुए कहता है कि हमें तियान येंग की लोकेशन मिल गई है, लेकिन उसके पीछे कोई एंटिटी तेजी से बढ़ रही है। ये सुन के वो फोर्ट्रेस लीडर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ मैक्स अपनी आइज का इस्तेमाल करके दूर तक देखता है और उसे पता चलता है कि तियान येंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जान के मैक्स समझ जाता है कि तियान येंग को उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जहां लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां बस एक पोर्टल है, तो मैक्स भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहां तियान येंग ने चारों तरफ अपना ऑरा फैला रखा था। लेकिन मैक्स अपने विंग्स की मदद से वो सारा ऑरा हटा देता है, जिसके बाद मैक्स उससे कहता है कि हमारी ये मीटिंग अब 20,000 साल बाद हो रही है। मैंने अपने सिल्वर विंग्स में ऐसी हलचल काफ़ी लंबे समय बाद महसूस करी है। इस पे तियान येंग मैक्स से कहता है कि क्योंकि तुम आज अकेले हो, इसलिए मेरा काफ़ी समय बच गया और मैं तुम्हें हरा के तुम्हारे विंग्स भी अपने पास रख लूँगा। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी हराया है और दोबारा भी हरा सकता हूँ। अब ये बोल के वो 9 टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसके बाद मैक्स तियान येंग को काफ़ी ज़्यादा पीछे कर देता है। लेकिन तभी तियान येंग अपना ट्रेजर बाहर निकाल कर आगे बढ़ने लगता है। तो मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के क्लॉज का इस्तेमाल करके उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो मैक्स पीछे हट के वापस से उस पे हमला करता है और उसे अपने हाथ की मदद से काफ़ी दूर तक घसीटता है। इधर ये सब देखकर वो फोर्ट्रेस लीडर एक कल्टीवेटर को बोलता है कि हमारी अलायंस सरवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अगर जो ट्रेजर तियान येंग के पास है, अगर वो हमें मिल जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इस तरफ तियान येंग भागते हुए मैक्स से बोलता है कि तुम मेरे से पहले ज़्यादा कमज़ोर थे, पर अचानक से तुम्हारी डिवाइन बॉडी इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है।
इधर मैक्स अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी की मदद से तेजी से उसका पीछा कर रहा था, जहां पीछा करते हुए वो फिर से उस पे 9 ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसके ट्रेजर्स चारों तरफ फैल जाते हैं। तो मैक्स उसके सिल्वर विंग्स को अपने पास पा लेता है, जिसके बाद मैक्स के सिल्वर विंग्स और उसके सिल्वर विंग्स जॉइन होने लगते हैं। तभी मैक्स की नज़र एक ट्रेजर पर जाती है जो कि तियान येंग के पास था, जिसे देखकर बबाता कहती है कि ये तो क्वी जिंग स्टोन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल है और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ट्रेजर्स के बराबर होता है और माना जाता है कि ये एक प्रिमोडियल स्टार के अल्टीमेट ट्रेजर्स में से है। तो ये सुन के मैक्स बोलता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर की कीमत भी 10 ट्रिलियन हुन युआन कॉइन होती है, जो कि अर्थ को खरीदने की 10 गुना कीमत है और इस अल्टीमेट ट्रेजर की कीमत तो काफ़ी ज़्यादा होगी ही। इसकी मदद से मैं ज़रूर 5 मेजर फोर्सेस के सामने अपनी डील रख पाऊंगा। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि काफ़ी लंबे समय पहले ये स्टोन गायब हो गया था और ये एक इविल मैन ब्लड क्लाउड के पास चला गया था, जो कि बहुत पावरफुल था और अपनी मर्जी से पूरे यूनिवर्स में घूम सकता था। तो अचानक से ये स्टोन इस वीक से वेनरेबल लेवल के कल्टीवेटर तियान येंग के पास कैसे पहुंच गया। इस तरफ उस फोर्ट्रेस लीडर ने अपने एक कल्टीवेटर को वो स्टोन लाने के लिए मैक्स की तरफ भेज दिया था, जो तेजी से मैक्स की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मैक्स के वो दोनों विंग्स जॉइन हो गए थे, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ताकतवर लग रहे थे। तभी वो कल्टीवेटर जो मैक्स की तरफ बढ़ रहा था वो वहाँ पहुँच जाता है और मैक्स पर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन मैक्स अपने विंग्स की मदद से उन टेंटिकल्स को काट देता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये एक फोर्ट्रेस लीडर का क्लोन है, जो फोर्ट्रेस लॉर्ड यूनिवर्स ओवरलोड लेवल पर है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है, पर फिर भी ये काफ़ी स्ट्रांग है। तभी वो क्लोन मैक्स से कहता है कि अगर तुम मुझे वो स्टोन दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर मैक्स लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। तो वो क्लोन मैक्स की तरफ अपनी वाइन्स भेजता है, जिन्हें मैक्स एक एक करके काटता जा रहा था। तो वो क्लोन मैक्स को चारों तरफ से घेर लेता है। तो मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी में वापस आकर तेजी से अपने साइज को बड़ा करने लगता है, जिसकी वजह से वो वाइन्स उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और टूट जाती है। तभी वो लॉर्ड फिर से मैक्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैक्स की स्वॉर्ड इतनी शार्प थी कि वो हर एक अटैक को लगातार काटे जा रही थी, जिसकी वजह से उस क्लोन को भी लड़ने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर दूसरी तरफ बैठे उस फोर्ट्रेस लीडर की ताकत भी कम हो रही थी और वो घायल भी हो रहा था। ये देखकर वो अपने क्लोन को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो वो क्लोन अपनी शिप में बैठ जाता है। साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड भी सोच रहा था कि अगर उसका क्लोन खत्म हो गया तो उसके पास जो ट्रेजर है वो भी मैक्स के हाथ लग जाएंगे। इसलिए वो अपनी शिप की स्पीड तेज कर देता है और जल्दी से उस क्लोन को वहां से निकाल लेता है। अब बबाता मैक्स से कहती है कि वो तो चला गया, पर ये स्टोन इतना कीमती है कि बाकी रेसेस भी तुम्हारे पीछे ज़रूर आएंगी। तो मैक्स कहता है कि ये तो अच्छा है ना, मुझे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा दूसरी रेसेस को ढूंढने में, वो खुद मेरे पास आएंगी और मैं उन्हें ख़त्म करके उनके ट्रेजर्स रख लूँगा। अब मैक्स वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो इस नज़ारे पर नज़र रख रहा था और वो बोलता है कि ये आम सा कल्टीवेटर है जो एक यूनिवर्स और लॉर्ड के क्लोन को भी एक ही स्लैश में मार सकता है। इस तरफ हम नॉर्दर्न अलायंस के लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स करता है और नॉर्दर्न अलायंस के उन मेंबर्स को जिंदा कर देता है जिन्हें मैक्स ने मार दिया था। तो वो मेंबर जैसे ही जिंदा होते हैं वो अपने लॉर्ड का शुक्रिया करते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैक्स ने यूनिवर्स ओवरलोड के क्लोन को भी मार दिया तो वो बोलते हैं कि मैक्स अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है, अब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो लॉर्ड उन सब से कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए तुम में से कोई भी मैक्स के रास्ते में मत आना।
और ये बात हमारे सभी लोगों को भी बोल दो। साथ ही ये बात बाकी अलायंस को भी पहुंच जानी चाहिए, जैसे इंसेक्ट अलायंस, मैकेनिकल अलायंस और बाकी अलायंस को भी। इस पे वो कल्टीवेटर्स बोलते हैं कि आप हमारा बदला लेने की बजाय हमें दूर रहने को बोल रहे हो। इस पे वो लॉर्ड कहता है कि मैक्स जरूर मरेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसे मारने के लिए सामने खड़े रहे, हम बस पीछे से नज़ारा देखेंगे। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो केओस सिटी के ट्रेजर कंट्रीब्यूशन हॉल में अपना ट्रेजर एसेस करने के लिए आता है, जहां रोबोट्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे ट्रेजर्स के बदले तुम्हें 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये देखकर बबाता खुश होते हुए बोलती है कि ये तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा है। तभी मैक्स बोलता है कि अब मैंने असेसमेंट करा लिया है तो ज़रूर ये बात ऊपर तक पहुंचेगी और हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मैक्स वापस कल्टीवेशन पर लग जाता है और बोलता है कि अर्थ पर 5 मेजर अलायंस के बंदे भी रह रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं वो मुझे इन ट्रेजर्स के बदले अर्थ की ओनरशिप वापस दे दे। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा करना ही सबसे सही है। इसलिए मैक्स अपनी सीक्रेट टेक्निक्स को और शार्प करने लगता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। इस तरफ ह्यूमन काउंसिल के बीच एक मीटिंग होती है, जहां काउंसिल का एक मेंबर सबसे कहता है कि ये जो स्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है और ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकता है, इसलिए हमें मैक्स से ये ले लेना चाहिए। लेकिन हमें उससे प्यार से बात करनी होगी, क्योंकि वो हमारी रेस के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो वो भी एम्परर यान की तरह हमारी रेस से निकलकर दुश्मनों का साथ देने लग जाए। अब उस मीटिंग के लिए मैक्स को इनवाइट किया जाता है। इस तरफ हम उसी कल्टीवेटर को देखते हैं जो मैक्स पर नजर रख रहा था। अब वो कल्टीवेटर बोलता है कि ये स्टोन ऐसा है जो न केवल बाकी रेसेस से दुश्मनी करा सकता है, बल्कि अपने ही रेसेस में लोगों को दुश्मन बना सकता है। अब मैं देखना चाहूँगा कि तुम आगे क्या करते हो, और साथ ही मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूँ। अब मैक्स उस काउंसिल की मीटिंग में आ जाता है, जहाँ 5 मेजर फोर्सेस के लीडर भी थे, जिनमें सिटी लॉर्ड भी थे। अब मैक्स एक एक करके उन सब का इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पहला मास्टर हुआन जियान थे, जो कि मर्सनरी अलायंस के मास्टर थे। दूसरे थे फर्स्ट यूनिवर्स बैंक के मास्टर। तीसरे थे सेलर गैलेक्टिक बैंक के मास्टर। फोर्थ थे जाइंट एक्स एरेना के मास्टर और फिफ्थ थे सिटी लॉर्ड। तभी सिटी लॉर्ड मैक्स से बोलने लगते हैं कि जो तुम्हें स्टोन मिला है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वो हमारी ह्यूमन रेस के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से हमारा फ्यूचर एक अच्छा कल्टीवेशन कर पाएगा। इस पे मैक्स कहता है कि मैं वो स्टोन ह्यूमन रेस की कंट्रीब्यूशन को देने के लिए तैयार हूँ। इस पे जाइंट एक्स एरेना का मास्टर कहता है कि मुझे पता है कि कैसे तुमने ये अपनी एबिलिटी के साथ हासिल करा है, जो बहुत ही मुश्किल रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हें कंपनसेट करना चाहूँगा। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मेरी एक ही विश है कि मैं अर्थ की ओनरशिप वापस चाहता हूँ। ये सुन के सिटी लॉर्ड उससे पूछते हैं कि अगर तुम अर्थ की ओनरशिप वापस चाहते हो तो अर्थ पर रह रहे इमाइग्रेंट्स का क्या होगा। इस पे मैक्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो सारे इमाइग्रेंट्स वापस अर्थ को छोड़ के चले जाए, उनमें से एक भी वहाँ पर ना बचे। तभी फर्स्ट और दूसरे बैंक का मास्टर मैक्स से कहता है कि तुम जल्द ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे और हो सकता है कि तुम ह्यूमन काउंसिल के मेंबर भी बन जाओ, इसलिए तुम्हें ह्यूमन रेस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अर्थ के बारे में। इस पे मैक्स कहता है कि मैं अपनी रेस के लिए जान भी दे सकता हूँ, पर मेरे लिए पहली जिम्मेवारी अर्थ के वासी है, क्योंकि वो मेरा होमलैंड है और वो सब लोग मेरे अपने हैं, इसलिए उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पे मर्सिनरी अलायंस का मास्टर बोलता है कि अर्थवासियों की कीमत ही कितनी है, तुम उसके लिए एक ऐसे कीमती स्टोन को ट्रेड करना चाहते हो, ये तो पागलपंती है। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आ रहा था, पर वो इतने बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। तभी सिटी लॉर्ड बोलने लगते हैं कि अर्थ के लिए हम सब ने 50 बिलियन हुन युआन कॉइन दिए थे, जो कि इस स्टोन की कीमत के गिनती भर भी नहीं है, इसलिए मेरा ओपिनियन यही है कि इस स्टोन के बदले अर्थ मैक्स के नाम कर दी जाए।
तभी जाइंट एक्स एरेना का मास्टर और उस कमेटी का लीडर बोलता है कि ये मैटर उसका नहीं है कि अर्थ की कीमत क्या है, ये मैटर ह्यूमन रेस की भलाई के लिए है। इसलिए मैक्स को अर्थ की जगह कुछ और मांगना चाहिए। लेकिन मैक्स मना कर देता है कि मुझे अर्थ ही चाहिए। तो ये सुन के वो जाइंट एक्स एरेना का मास्टर सबसे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिलहाल के लिए ये मीटिंग रद्द कर दी जाती है। अब इसके बाद कमेटी के सारे मेंबर वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मैक्स बोलता है कि अर्थ को वापस लेना मेरे प्लान में काफी लंबे समय से है। इस पे अगर वो नहीं मानते फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और अर्थ को हासिल करके रहूंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि इंसेक्ट क्लैन और बाकी दो मेजर अलायंस के बीच मीटिंग होती है, जहां एक अलायंस का मेंबर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि नॉर्दर्न अलायंस ने कैसे अपने लोगों को मैक्स से दूर रहने के लिए कह दिया। इस पे एक अलायंस की मेंबर कहती है कि ये एक अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर सबके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इसलिए इसे खत्म करना होगा, नहीं तो जल्द ही एक सेकेंड सिटी लॉट की ताकत के बराबर एक कल्टीवेटर पैदा हो जाएगा, जिसके कारण सबसे पहला खतरा हम सबकी रेसिस पर ही आएगा। तभी इंसेक्ट क्लैन की मास्टर कहती है कि पर इस सब के बावजूद भी हम मैक्स का कर क्या सकते हैं। जब से उसे वो स्टोन मिला है वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के एरिया में कल्टीवेशन कर रहा है। अगर वहां पर एक सुप्रीम बीइंग को भी भेजा जाए तो वो भी वहां की ऑरोरा लाइट से जिंदा वापस आएगा या नहीं किसी को कुछ नहीं पता। ऊपर से अगर हमने अब मैक्स पर अटैक करा तो हो सकता है कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट भी हमारा दुश्मन बन जाए, जो हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत भरा होगा। इसलिए हमें कुछ और प्लान बनाना होगा। दूसरे अलायंस का मास्टर कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है कि क्यों ना हम एक ऐसे कल्टीवेटर को हायर करें जो किसी अलायंस का ना हो और पैसे लेकर काम करे। तो बाकी दोनों अलायंस के मास्टर को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो मास्टर बोलता है कि लेकिन इसके लिए हमें एक हाई लेवल का ट्रेजर देना होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो बाकी सब इसके लिए मान जाते हैं। इस तरफ मैक्स लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि जाइंट एक्स एरेना के मास्टर ने जाने से पहले कहा था कि अभी हम अर्थ को नहीं दे सकते, पर अगर तुम और ताकतवर बनोगे तो शायद कुछ बात बन सकती है। इसलिए मैक्स लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और वो यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर पहुंच गया था। साथ ही उसने स्टार टावर की पूरी ओनरशिप भी क्लेम कर ली थी। इधर स्टार टावर के अंदर काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन अचानक से स्टार टावर उन्हें एकदम से बाहर धकेल देता है और यूनिवर्स से गायब हो जाता है। ये देखकर सभी क्लैंस के बीच हलचल मच जाती है और जाइंट एक्स एरेना का मास्टर अपने काउंसिल मीटिंग में सबसे कहता है कि हमें वो ढूंढना होगा। साथ ही बाकी क्लैंस के लीडर्स भी सबको यही बोलते हैं कि हमें उसे वापस से ढूंढना होगा। इधर मैक्स बोल रहा था कि स्टार टावर की न्यूज़ हर जगह फैल गई है, लेकिन मैं खुद को अभी भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो मेरे पास है। फिलहाल मुझे उस आखिरी मेटल प्लेट को ढूंढना होगा जो गोल्डन हॉर्न बेहमोथ को परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंचा देगी, और जिसके बाद हो सकता है कि मैं इन काउंसिल मेंबर्स के साथ बैठ पाऊँ। इधर मैक्स उस मेटल प्लेट की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, पर बबाता मैक्स को कहती है कि यहाँ पर ब्लड मिस्ट काफ़ी ज़्यादा है और हमारे सेंसस आगे नहीं देख सकते। तो मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के क्लोन को बाहर भेज के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस मिस्ट के बीच हम एक परछाई को देखते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स अपनी स्पेसशिप में बैठकर 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मैनुअल की लास्ट मेटल प्लेट को ढूंढने के लिए निकल गया था, जहां ट्रैवल करते हुए वो अचानक से ब्लड क्लाउड मिस्ट में फंस गया था। साथ ही इधर ब्लड क्लाउड मास्टर मैक्स पर दूर से नजर रखे हुए था। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि ये ब्लड क्लाउड मिस्ट बहुत ही अजीब है, हमारे डिटेक्शन के डिवाइस आपस के एरिया को बिल्कुल भी स्कैन नहीं कर पा रहे। ये सुन के मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी में बदल जाता है और अपनी स्पेसशिप को स्पेस रिग में रखकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। इसलिए वो 9 टाइगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने इस एरिया टाइप टेक्निक से आसपास के एरिया पर कंट्रोल कर सके।
जहाँ ऐसा करते हुए वो मन में बोल रहा था कि ये मेरे स्टार टावर मास्टर का टेस्ट है। उन्होंने जानबूझ के इस मेटल प्लेट को इस जगह रखा है और वो ज़रूर पक्का चाहते हैं कि मैं उनके बनाए हुए इस टेस्ट को पास करूं। तभी आगे बढ़ते हुए मैक्स को ब्लड क्लाउड पैलेस नजर आता है। साथ ही उसे सेंस भी हो चुका था कि इसका लास्ट मेटल का टुकड़ा इस पैलेस के अंदर ही है। तभी बवाता कहती है कि अगर ये ब्लड क्लाउड पैलेस यहाँ पर है तो ब्लड क्लाउड मास्टर भी जरूर यहीं पर होगा, जो मैडमैन के नाम से जाना जाता था। साथ ही वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और उसने कई सारे वेनरेबल और यूनिवर्स मास्टर को जान से मार दिया था। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि क्या मैं उससे लड़ भी पाऊंगा। उसी वक्त एरो किंग मैक्स का साथ देने के लिए अपना आर्मर पहनने लगता है। तभी बबाता बोलती है कि ब्लड क्लाउड मास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो बेरहमी से दूसरों को मारता है। साथ ही यूनिवर्स में काफी ज्यादा स्पीशीज उसकी दुश्मन है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से मैक्स पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। उसी वक्त उस ब्लड क्लाउड पैलेस की ओर एक स्लैश अटैक आता है, जो डायरेक्टली मैक्स की गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को हिट करता है और मैक्स की गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी से टकराने के बावजूद भी वो अटैक पीछे वाले प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। तभी वहां पर ब्लड क्लाउड मास्टर एंट्री लेते हैं और जैसे ही वो वहां पर आते हैं तभी अचानक से मैक्स पर हुए उस स्लैश अटैक के कारण मैक्स की गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की डिवाइन बॉडी काफी बड़ी थी, जिसकी वजह से मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है। तभी ब्लड क्लाउड मास्टर बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। ये सुन के मैक्स सोचता है कि क्या ये मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी फिर से अचानक से ब्लड क्लाउड मास्टर मैक्स पर लगातार स्लैश अटैक करते हैं और इस बात का तो पता मैक्स को चल भी नहीं पाता, क्योंकि ब्लड क्लाउड मास्टर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। तो इतने ज़्यादा अटैक्स को देखकर मैक्स अपनी स्टार सील्स की पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन इससे भी ब्लड क्लाउड मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस एक चुटकी बजाकर एक ब्लैक होल क्रिएट करते हैं, जिसके कारण फिर से मैक्स की गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मैक्स फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है। ये देखकर ब्लड क्लाउड मास्टर कहते हैं कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है। तभी ब्लड क्लाउड मास्टर मैक्स को एक भवंडर के अंदर फंसा देते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर बबाता को जब होश आता है तो वो देखती है कि मैक्स के पास उसकी आखिरी मेटल प्लेट है, जिसका इस्तेमाल करके मैक्स अपनी 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मैनुअल को कंप्लीट कर लेता है। तभी बबाता कहती है कि आखिर ब्लड क्लाउड पैलेस के पास हुआ क्या था। अचानक से मेरे सारे सिस्टम ऑफ हो गए और तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी इतनी भी ताकतवर नहीं थी कि तुम्हें लास्ट मेटल प्लेट इतनी आसानी से मिल जाए। ये सुन के मैक्स मुस्कुराने लगता है और बबाता को कुछ बताता है, लेकिन ये बात हमें पता नहीं चलती। इसके बाद मैक्स बोलता है कि अब मेरा 9 ट्रिबुलेशन सीक्रेट मैनुअल भी पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं अर्थ को पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और ये बोल के मैक्स फिर से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। इधर मैक्स के पैलेस के बाहर काफी सारे डीमन वॉरियर्स उसके पैलेस पर नजर रख रहे थे कि कब मैक्स वहां से बाहर निकलेगा। अब कई महीने बीत जाते हैं, जहाँ कई महीनों बाद मैक्स इस सीक्रेट मैनुअल को कम्प्लीटली सीख जाता है, जिसकी वजह से मैक्स की ह्यूमन फॉर्म भी परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अब मैक्स की ह्यूमन डिवाइन बॉडी भी काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसे अब स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने के लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी हम मैक्स की डिवाइन बॉडी को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, जिसके सामने बबाता और नॉलेंसन एआई काफ़ी ज़्यादा छोटे लग रहे थे। इस तरफ हम हॉन्ग अलायंस को देखते हैं, जहां चारों तरफ मैक्स की बात चल रही थी और वो लोग बोल रहे थे कि मैक्स ने प्रिमोडियल स्टार में कमाल कर दिया। ऊपर से मैकेनिकल रेस, इंसेक्ट रेस और डीमन रेस के तीनों मास्टर्स मैक्स की जान के पीछे पड़े हैं। वो सच में इतनी बड़ी बड़ी रेसेस के मास्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इधर हम स्टार इल्यूजन किंग को देखते हैं, जिसे मैक्स की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी
और उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बड़ी बड़ी रेसेस मिलके मैक्स पर हमला कर दे और मैक्स अपने आप को ना बचा पाए। दूसरी तरफ मैक्स फिर से कल्टीवेशन के लिए बैठ गया था। तभी हम इस तरफ एक अजीब सी एविल लड़की को देखते हैं। तभी उसे वो मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 6 सुप्रीम ट्रेजर दूंगा और इसके बदले तुम्हें एक पर्सन को मारना है। ये सुन के वो एविल लड़की कहती है कि कहीं वो मैक्स तो नहीं, क्योंकि मैंने उसके बारे में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा सुना है। ऊपर से तुमने मुझे अचानक से 1000 साल बाद कांटेक्ट करा है। ये सुन के वो मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कहता है कि हाँ वो वही है। इस पे वो एविल लड़की कहती है कि आखिर वो इस वक्त कहाँ है। तो मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कहता है कि इस वक्त वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के अंदर है। ये सुन के वो एविल लड़की कहती है कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट यूनिवर्स लॉस का गार्जियन है। अगर वहां पर जाकर मैक्स को मारना है तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत पे करनी होगी। ऊपर से जब भी कोई सीनियर एक जूनियर को मारता है तो यूनिवर्स के लॉस उसे पनिशमेंट देते हैं। इसलिए तुम जो भी प्राइस ऑफर कर रहे हो मुझे उसका डबल चाहिए। ये सुन के मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस अकेली हो जो मैक्स को मार सकती हो? मैं किसी और को हायर कर लूँगा। तो वो एविल लड़की कहती है कि तुम जिसे भी कॉन्ट्रैक्ट दोगे वो बस मैक्स की क्लोन बॉडी को मार पाएगा, पर मैं इल्यूजन मास्टर हूँ और मैं बड़े आराम से मैक्स की सोल को भी ख़त्म कर सकती हूँ। इसलिए मेरे अलावा मैक्स को अभी फ़िलहाल कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सुन के वो मैकेनिकल क्लैन का मास्टर इसके लिए मान जाता है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था। तभी मैक्स अचानक से उस एविल लड़की के इल्यूजन में फंस जाता है और उसे लगने लगता है कि वो अर्थ के राइट्स वापस पा चुका है और इस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा है। लेकिन तभी सिटी लॉर्ड का दिया हुआ वो मिरर ट्रेजर अचानक से एक्टिवेट होता है और मैक्स का वो इल्यूजन तोड़ देता है, जिसकी वजह से मैक्स इल्यूजन से बाहर आ जाता है। लेकिन ये इल्यूजन इतना ताकतवर था कि वो मिरर भी एक बार इस्तेमाल होके टूट जाता है। ये देखकर वो एविल लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक साथी को एंसेस्ट्रल गॉड टेरिटरी में भेजती है, जो खुद मैक्स के ऊपर फिर से इल्यूजन करता है, जिसकी वजह से मैक्स को लगने लगता है कि वो कहीं और पहुंच चुका है। लेकिन तभी अचानक से एंसेस्ट्रल गॉड मास्टर मैक्स के विजन्स में आते हैं और उसे उस इल्यूजन से आज़ाद कराने लगते हैं। इस तरफ एंसेस्ट्रल गॉड की रियल बॉडी उस लड़की के साथी के पास आती है और उससे कहती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की टेरिटरी है। ये सुन के वो साथी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? बाकी लोग तुमसे डरते होंगे पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुन के एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अरोरा बीम की मदद से उस साथी पर अटैक करते हैं। लेकिन वो साथी बड़े ही आराम से एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर के इस अटैक को नाकामयाब कर देता है। अब वो साथी एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर से कहता है कि आज मैं मैक्स को मार के रहूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब ये बोल के वो अपना डोमेन ओपन करता है, जिसकी वजह से एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की सारी टेरिटरी उसके कब्जे में आ गई थी और वो बस अब मैक्स को अपनी मुट्ठी में कुचलने ही वाला था। लेकिन तभी यूनिवर्स ओरिजिन की चेन उस साथी को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर उस साथी से कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम यूनिवर्स लॉस का सामना कर सकते हो? ये सुन के वो साथी कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी और यूनिवर्स में बताऊंगा। और ये बोल के वो साथी वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मैक्स एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर का शुक्रिया करता है। तो एंसेस्ट्रल गॉड मास्टर मैक्स से कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा क्रूअल है और वहाँ पर तुम्हें कई लोग जान से मारना भी चाहते हैं, इसलिए तुम्हें एक बड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों ना तुम एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के मेंबर बन जाओ। और मेंबर बनने का मतलब था कि मैक्स को अब यहीं रहना पड़ता और मैक्स को अपना अर्थ वाला सपना भी भुला देना पड़ता। इसलिए मैक्स पोलाइटली एंसेस्ट्रल गॉड मास्टर को मना कर देता है। ये सुन के एंसेस्ट्रल गॉड मास्टर कहते हैं कि मैकेनिकल रेस, इंसेक्ट रेस और डीमन रेस तुम्हें तीनों मिलके मारना चाहती है।
और उन्होंने अगर फिर से एक ट्रू गॉड वॉरियर को तुम्हें मारने के लिए भेज दिया तो तुम अकेले पड़ जाओगे और मारे जाओगे। ये सुन के मैक्स कहता है कि यूनिवर्स में दूसरी रेस एक दूसरी रेस को मारना ही चाहती है, इसलिए मैं इनके डर से अपना कल्टीवेशन और गोल से पीछे नहीं हट सकता। ये सुन के एंसेस्ट्रल गॉड मास्टर मैक्स से कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों से बच सकते हो अगर तुम हमारे क्लैन के लिए लॉयल्टी की शपथ ले लो, जिसके बाद हमारे क्लैन के सीनियर्स तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे जब तक तुम यूनिवर्स मास्टर लेवल पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि उसके बाद कोई भी ट्रू गॉड तुम्हें मारने के लिए बार बार सोचेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे यूनिवर्स लॉस से काफ़ी ज़्यादा हैवी पनिशमेंट मिल जाएगी। ये सुन के मैक्स सोच में पड़ जाता है तो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर मैक्स से कहते हैं कि 3 दिन के अंदर तुम अपना आंसर मुझे दे देना, वरना अगर दोबारा कोई ट्रू गॉड तुम पर अटैक करेगा तो मैं तुम्हें बचाने बिल्कुल नहीं आऊँगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मुझे यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुंचना होगा, वरना मैं अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा। अब ये बोल के मैक्स वापस से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। अब कल्टीवेशन करते वक्त मैक्स खुद की सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्टार टावर को अपनी सोल के चारों तरफ एक घेरे के रूप में बना लेता है और वो ऐसा करते हुए बोल रहा था कि ये स्टार टावर एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसका सामना बहुत ही मुश्किल से कोई कर पाता है। इसकी वजह से मेरी सोल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं इसका इस्तेमाल करके एक खतरनाक बैटल करूंगा जिसके कारण सबको लगेगा कि मैं यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुंच चुका हूं और बाकी लोग मुझसे लड़ने के लिए बार बार सोचेंगे। इधर डीमन रेस के मास्टर मैकेनिकल रेस से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम एक असैसिन को मैक्स को मारने के लिए भेजोगे। ये सुन के मैकेनिकल रेस का मास्टर कहता है कि मैंने तो ऐसा किया ही था, पर मुझे क्या पता था कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट मास्टर मैक्स को बचाने के लिए आगे आ जाएगा। ये सुन के डीमन मास्टर कहती है कि अगर उसके पास एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट की प्रोटेक्शन है तो हम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुन के मैकेनिकल क्लैन का मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसे अभी यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा, जिसकी वजह से मैं उस पे लगातार बाउंटी को बढ़ाता जाऊंगा और एक न एक दिन वो अपने बिल से बाहर ज़रूर आएगा, जिसके बाद हम उसे मार देंगे। इधर मैक्स अपने कल्टीवेशन से उठ गया था और वो बोलता है कि मैंने सक्सेसफुली बीस्ट गॉड पाथ के इस लेवल को सीख लिया है, जिसकी वजह से अब मैं डीमन रेस, इंसेक्ट रेस और मैकेनिकल रेस से बदला लूँगा, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं खुद सामने से आकर उन पे भारी पड़ जाऊँगा। इस तरफ हम प्रिमोडियल स्टार पर कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो एक ट्रेजर को हंट कर रहे थे। साथ ही वहां पर एक डीमन रेस का पावरफुल वॉरियर भी था जिसके सामने कोई भी दूसरा यूनिवर्स वेनरेबल नहीं टिक पा रहा था। तभी मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है और उस कल्टीवेटर को अपना पहला टारगेट बना लेता है। तभी बबाता बोलती है कि ये कल्टीवेटर स्काई वॉल्फ एंसेस्टर का स्टूडेंट है और ये अक्सर दूसरी टेरिटरी में जाकर ट्रेजर्स के लिए हंट करता रहता है। ऊपर से एक बार तो इसने स्पिरिचुअल यूनिवर्स में एक इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए घुसपैठ भी की थी। तभी मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है और अपनी 9 टाइगर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बाकी कल्टीवेटर्स वहां से दूर भाग जाते हैं। लेकिन वो स्काई वॉल्फ क्लैन का कल्टीवेटर वहां से बिल्कुल नहीं हिलता। तभी वो स्काई वॉल्फ क्लैन का कल्टीवेटर मैक्स से कहता है कि तुम पागल हो जो इस जगह पर आए हो, तुम्हें मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेटर्स इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये बोल के वो मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ बाकी लोग दूर से उन दोनों की फाइट विटनेस कर रहे थे। तभी इस तरफ जैसे ही वो स्काई वॉल्फ क्लैन का वो कल्टीवेटर मैक्स के करीब आ रहा था तो मैक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और हल्के से उसके टच करता है, जिसके कारण वो स्काई वॉल्फ क्लैन का कल्टीवेटर दूर जाकर गिरता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर इसके बावजूद भी वो फिर से खड़ा होता है और मैक्स पर हमला करता है।
तो मैक्स ये बोलते हुए लाइट बीम स्लैश अटैक उस कल्टीवेटर पर करता है कि अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अब जैसे ही वो अटैक उस कल्टीवेटर पर टकराता है, उस कल्टीवेटर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जहां ऐसा होते हुए वो कल्टीवेटर कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ये आखिरकार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इधर वहां खड़े कल्टीवेटर्स ये सब देखकर हैरान हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि मैक्स यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए वो ये बात बताने के लिए अपने क्लैन की तरफ भाग जाते हैं। ये देखकर मैक्स को खुशी होने लगती है कि अब ये जाके अपने अपने क्लैन्स को बताएंगे और फिर से कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ निकलेगी। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डीमन क्लैन की मास्टर को देखते हैं जो अपने कल्टीवेटर के मरने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। इस पे इंसेक्ट क्लैन की क्वीन बोलती है कि तुम्हारा वो कल्टीवेटर काफ़ी पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्स ने उसे आराम से मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं मैक्स सच में यूनिवर्स मास्टर लेवल पर पहुंच गया है। इस पे मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम समय में कोई भी यूनिवर्स मास्टर लेवल पर नहीं पहुंच सकता। तभी डीमन क्लैन की मास्टर बोलती है कि हमें अपने अपने क्लैन से 3 बड़े बड़े पावरफुल कल्टीवेटर को मैक्स को मारने के लिए भेजना चाहिए, जिसमें डीमन क्लैन की मास्टर अपने 2 कल्टीवेटर का नाम भी बता देती है, जिसमें से एक तो बहुत बड़ा बीस्ट था और दूसरा एक कई हाथ वाला कल्टीवेटर था। इस पे मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कहता है कि ठीक है, तो मैं भी फिर अपने क्लैन से 3 कल्टीवेटर को भेजूंगा। साथ ही मैं अपने अलायंस क्लैन से भी बात करके और कल्टीवेटर को इकट्ठा करता हूँ। तभी इंसेक्ट क्वीन भी बोलती है कि मैं भी अपने 3 कल्टीवेटर भेजूंगी और उनमें एक मास्टर वेन फू भी होंगी। ये सुन के डीमन क्लैन की मास्टर खुश होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम्हें लगता है कि मास्टर वेन फू इसके लिए मानेंगी? क्योंकि मैंने तो सुना है कि वो बहुत ही कम मिशंस को एक्सेप्ट करती है। तभी इंसेक्ट क्लैन की क्वीन टेलीपैथी के थ्रू मास्टर वेन फू से कनेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि तुम्हें मैक्स को मारना है। ये सुन के मास्टर वेन फू इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी भी कल्टीवेटर को मारने नहीं जा सकती। तो इंसेक्ट क्लैन की क्वीन कहती है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं सोच रही थी कि कहीं इस मिशन में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे क्लैन का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये सुन के मास्टर वेन फू कहती है कि तो आपको क्या लगता है एक आम सा कल्टीवेटर मुझे मार सकता है? अब तो ये मिशन मैं पक्का करूँगी और मैक्स को नहीं छोड़ूंगी। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था। तभी केओस सिटी लॉर्ड मैक्स को होलोग्राम के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें न्यूज़ मिली है कि कई सारे क्लैन तुम्हें मारने के लिए अपने अपने कल्टीवेटर्स भेज रहे हैं और उसके लिए कई सारे यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर्स इकट्ठा भी हो गए हैं। इसलिए संभल कर रहना और अगर कहीं भी मुसीबत आए तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेना, जिसकी वजह से बस तुम्हारी थोड़ी सी डिवाइन बॉडी का हिस्सा बर्बाद होगा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है। अब केओस सिटी लॉर्ड वहां से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद बबाता मैक्स को बताती है कि मुझे कई सारे हीट सिग्नेचर्स मिल रहे हैं, जहां कई सारे यूनिवर्स मास्टर लेवल के कल्टीवेटर प्रिमोडियल माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे करीब अभी डीमन क्लैन का एक मास्टर है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ये तीनों क्लैन मुझ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सारी तैयारी पहले ही कर चुका हूँ और अब बस मेरी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी उनसे बस मज़े लेगी। इसके बाद मैक्स की गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी वहां से निकल जाती है। इधर तीनों क्लैन्स प्रिमोडियल स्टार पर क्लोज नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ डीमन क्लैन का वो मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास पहुंच जाता है, जहां गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने 9 टाइगर ट्रेजर एक्टिवेट कर रखा था, जिसे देखकर वो मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से पूछता है कि ये ट्रेजर तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मैक्स का ट्रेजर है। इस पे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ यानी मैक्स उससे कहता है कि ये ट्रेजर मैंने मैक्स से उधार ले रखा है और वो मेरा पक्का दोस्त है, इसलिए अगर तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे से भिड़ना होगा।
अब ये बोल के मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी से उस मास्टर पर अटैक कर देता है। तभी वो मास्टर उस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मुझे मैक्स की लोकेशन बता दो, वरना पूरी की पूरी 3 रेसेस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इस पे मैक्स बोलता है कि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर उन तीनों रेसेस की कितनी ताकत है। तो इस पे वो मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैक्स पर अटैक करते हुए मन में बोलता है कि अगर मैं इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को आज यहाँ इंजर्ट कर दूं तो इसे बचाने के लिए इसका दोस्त मैक्स यहाँ जरूर आ जाएगा। तभी मैक्स उस मास्टर को उलझाते हुए ब्लड क्लाउड मिस्ट के अंदर ले जाता है और वहां पर उस मिस्ट के अंदर छुप जाता है, जिसकी वजह से वो मास्टर मैक्स पर कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा था। तभी वो मास्टर कई सारे स्लैश अटैक करके सामने वाली मिस्ट को हटाता है, लेकिन तभी उसे ब्लड क्लाउड पैलेस दिखता है। ये देखकर वो मास्टर हैरान हो चुका था और वो तुरंत ही ये बात अपने क्लैन मास्टर को रिपोर्ट करता है। इधर तीनों क्लैन मास्टर ये जान के बिल्कुल हैरान हो चुके थे। तभी इंसेक्ट क्वीन बोलती है कि आखिरकार ये ब्लड क्लाउड मास्टर अचानक से अपीयर कैसे हो गया। तभी मैकेनिकल क्लैन का मास्टर भी बोलता है कि कहीं मैक्स और ब्लड क्लाउड मास्टर का एक साथ दिखना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं, और कहीं जानबूझकर मैक्स तुम्हारे कल्टीवेटर को क्लाउड मिस्ट के अंदर लेकर गया हो। इस पे इंसेक्ट क्वीन बोलती है कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस मैक्स को मारना है। ये सुन के डीमन क्लैन की मास्टर गुस्सा होते हुए बोलती है कि नहीं, ब्लड क्लाउड मास्टर ने पास्ट में गायब होने से पहले मेरे कई सारे कल्टीवेटर्स को मारा था, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पे इंसेक्ट क्वीन भी एग्री करती है। तभी मैकेनिकल क्लैन का मास्टर बोलता है कि पर हम अभी उसे कैसे संभालेंगे। ये सुन के डीमन क्लैन की मास्टर बोलती है कि मेरा कल्टीवेटर मैक्स को संभाल लेगा और हमने बाकी जितने भी कल्टीवेटर भेजे हैं उन्हें ब्लड क्लाउड मास्टर के पास भेज देते हैं। अब डीमन क्लैन की मास्टर ये बात अपने कल्टीवेटर को भी बता देती है। अब वो मास्टर मैक्स और ब्लड क्लाउड मास्टर वाली बात कई सारे कल्टीवेटर्स और क्लैंस के बीच में फैला देता है, जिसकी वजह से स्टार बीस्ट क्लैन का एक मास्टर ब्लड क्लाउड मास्टर से खुद बदला लेने के लिए निकल चुका था, क्योंकि पास्ट में उसकी उससे बहुत ज़्यादा ग्रजेस थी। इधर बबाता अपने सेंसस पर इतने सारे हीट सिग्नेचर्स देखकर कहती है कि ब्लड क्लाउड मास्टर के काफ़ी सारे दुश्मन हैं। इस पे मैक्स बोलता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, असली शो तो अब शुरू होगा। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि प्रिमोडियल स्टार में कई सारे यूनिवर्स मास्टर भी आ गए हैं, जिस पे मैक्स बोलता है कि तब तो उन्होंने अपनी स्पेस लॉ वाली ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया होगा, जिसकी वजह से जल्द ही उन्हें मेरी लोकेशन मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि 2 कल्टीवेटर मैक्स का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ 2 थे, जिसकी वजह से मैक्स के पास नहीं आ रहे थे। साथ ही वो मैक्स से 15 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे, लेकिन मैक्स तुरंत ही अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी से वहां पहुंच जाता है और दोनों कल्टीवेटर्स को जान से मार देता है। तभी वहां पर और भी कल्टीवेटर आ गए थे, जिसके बाद मैक्स उन्हें भी एक एक स्लैश में मारना शुरू कर देता है। ये देखकर एक कल्टीवेटर बोलता है कि कहीं ये सच में यूनिवर्स मास्टर लेवल पर तो नहीं पहुंच गया, जिस पे दूसरा बोलता है कि अगर ये पहुंच भी गया हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इतने कल्टीवेटर है कि एक यूनिवर्स मास्टर भी अकेले इनसे नहीं लड़ पाएगा। उसी वक्त मैक्स एक एक करके उन सभी कल्टीवेटर्स को मार देता है, जिसके बाद वहाँ अचानक से स्पेस लॉ में हलचल होती है और वहाँ पर यूनिवर्स मास्टर आ जाते हैं, जो मैक्स से कहते हैं कि मुझे केओसिटी लॉर्ड ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं बस यहाँ यूनिवर्स लॉ को असर करने से रोकूंगा ताकि बाकी कल्टीवेटर्स को तुम्हारी लोकेशन जल्दी से ना मिले। बाकी मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा। ये सुन के मैक्स उन्हें थैंक यू बोलता है। इस तरफ तीनों मास्टर्स को पता चल गया था कि कोई ना कोई हॉन्ग अलायंस से मैक्स की मदद ज़रूर कर रहा है, क्योंकि उनको मैक्स की लोकेशन नहीं मिल रही थी। तभी मैकेनिकल क्लैन का मास्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम मैक्स की लास्ट लोकेशन से उसकी लोकेशन का पता ज़रूर लगा लेंगे।
क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कल्टीवेटर हैं जो मैक्स को चारों तरफ से घेर कर जरूर मार देंगे। इस पे इंसेक्ट क्वीन कहती है कि हम मैक्स को तो ढूंढ लेंगे, पर ब्लड क्लाउड मास्टर का क्या। इस तरफ हम देखते हैं कि मैक्स कई सारे कल्टीवेटर से लड़ रहा था। दूसरी तरफ स्टार रिवर अलायंस का मास्टर और कई सारे कल्टीवेटर्स ब्लड क्लाउड मास्टर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें ब्लड क्लाउड मास्टर और उसका पैलेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि ब्लड क्लाउड मास्टर अपने पैलेस को लेकर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इस तरफ मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी एक एक करके कई सारे कल्टीवेटर्स को मार रही थी। जहां ऐसा करते हुए मैक्स बोलता है कि तुमने मुझे ट्रैप करने की सोची थी, पर यहाँ पर तो तुम ही एक ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तभी मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी काफी ज्यादा इविल फॉर्म में आ चुकी थी और वो एक एक करके इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक ही स्लैश में काटे जा रही थी। ये देखकर सभी कल्टीवेटर्स डरे हुए थे, लेकिन मैक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो तो लाशों की बारिश कर देता है। उसी वक्त अचानक से मैक्स के चारों तरफ एक डोमेन बनने लगता है। ये देखकर ड्रैगन वॉक मास्टर कहते हैं कि ये डोमेन तो डीमन क्लैन के एक मास्टर का है। तभी मैक्स के उस डोमेन में अंदर हो जाने की वजह से मैक्स को एक जोरदार झटका लगता है, लेकिन वो फिर से डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और निकलने के बाद उस मास्टर को फिंगर दिखाता है। ये देखकर वो मास्टर गुस्से में मैक्स से कहता है कि मैं तो तुम्हें मामूली बच्चा समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम मेरे डोमेन से ना मर जाओ, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करा था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरफ तीनों क्लैन के मास्टर ये देखकर शॉक थे कि डीमन क्लैन के उस मास्टर के डोमेन से भी मैक्स बच गया। इसलिए डीमन क्लैन की मास्टर बोलती है कि कहीं मैक्स सच में यूनिवर्स मास्टर लेवल पर तो नहीं पहुंच गया। पर इंसेक्ट क्वीन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर मैक्स के पास कोई न कोई ट्रेजर है जिसका इस्तेमाल करके वो बच गया। साथ ही एक बार बस मेरी कल्टीवेटर वैन फू को वहां पहुंचने दो, जिसके बाद मैक्स का सारा घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा और फिर ह्यूमंस की सारी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। इस तरफ उस डीमन मास्टर ने मैक्स को फिर से अपने डोमेन में फंसा लिया था। तभी मैक्स को उस डोमेन के अंदर मास्टर वेनफू दिखती है जो मैक्स पर अटैक नहीं कर रही थी। तो उन्हें देखकर मैक्स उनसे बोलता है कि तुम अपने डीमन क्लैन की तरह क्यों नहीं कर रही हो। ये सुन के मास्टर वेनफू कहती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो यहाँ पर मेरी मास्टर ने भेजा है जो तुमसे बहुत ज़्यादा जलती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानने वाली। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे क्लैन में शामिल हो जाओ, जिसके बाद तुम्हें अर्थ की जो ओनरशिप चाहिए मैं अपने अलायंस के थ्रू वो तुम्हें दिलवा दूंगी। लेकिन ये सब वेनफू की चाल थी और वो ये सब कहकर और मैक्स को लालच देकर मैक्स को अपने इल्यूजन में फंसा रही थी। इस तरफ मास्टर वेनफू को कामयाब होते देख इंसेक्ट क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि अब तो मैक्स मरने वाला है। इस तरफ हम ब्लड क्लाउड पैलेस को देखते हैं जहां पर ब्लड क्लाउड मास्टर पैलेस के बाहर ही खड़ा था। तभी वहां पर वो कल्टीवेटर पहुंच जाता है जो मैक्स की गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी के साथ लड़ रहा था, जिसे देखकर ब्लड क्लाउड मास्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब ये बोल के ब्लड क्लाउड मास्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ मैक्स इल्यूजन में फंस गया था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसे मास्टर वेनफू ने अपने इल्यूजन में कैद कर रखा था, लेकिन मैक्स अपनी ताकत लगाकर उस इल्यूजन को काट देता है। ये देखकर मास्टर वेनफू इंसेक्ट क्लैन की मास्टर, डीमन क्लैन की मास्टर और मैकेनिकल क्लैन का मास्टर सब हैरान हो चुके थे। साथ ही मास्टर वेनफू को याद आता है कि इंसेक्ट क्वीन ने उसे बताया था कि अगर तुम मैक्स को अपने इल्यूजन के थ्रू स्लेव बना पाओ तो उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देना ताकि उसकी मौत हो जाए। साथ ही मास्टर वेनफू को ये भी याद रखना था कि मैक्स के बाकी सारे क्लोन्स भी मारे जाए। तभी इंसेक्ट क्वीन मास्टर वेनफू को टेलीपैथी के थ्रू सेकंड प्लान एग्जीक्यूट करने को कहती है।
इधर वेनफू कंफ्यूज थी कि मैक्स उसके अटैक से बच कैसे गया। दूसरी तरफ मैक्स काफी सोचने लगता है कि बस बातें करने से ही मास्टर वेनफू ने उसे इल्यूजन में फंसा लिया था। अब मास्टर वेनफू उस बीस्ट की मदद लेने के लिए बोलने लगती है कि तुम मैक्स को इल्यूजन में फंसाने के लिए मेरी मदद करो। ये सुन के वो बीस्ट मास्टर वेनफू की मदद करने लगता है। तभी मास्टर वेनफू भी कई सारे इंसेक्ट कल्टीवेटर्स को मैक्स के पीछे छोड़ देती है। तभी वो बीस्ट मैक्स के सामने आने लगता है तो मैक्स अपनी तलवार को स्पिरिचुअल एनर्जी से भर के उस पे एक बड़ा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर वेनफू बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी ये देखकर मास्टर वेनफू मैक्स पर फिर से सोल अटैक करती है, लेकिन मैक्स ने स्टार टावर की मदद से अपनी सोल को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से मास्टर वेनफू फिर से अपने अटैक में फेल हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तभी मैक्स उन पे अटैक करने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। इस तरफ हम ब्लड क्लाउड मास्टर को देखते हैं जो उस दूसरे मास्टर से लड़ रहे थे, जहां उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक थी और वो दोनों इतनी स्पीड में लड़ रहे थे कि बस उनकी एक परछाई ही दिख रही थी। जहां लड़ते हुए ब्लड क्लाउड मास्टर उस मास्टर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तभी वो उस पर एक खतरनाक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस मास्टर की 23% डिवाइन बॉडी खत्म हो जाती है। इधर ये बात का पता मैक्स को चल चुका था, क्योंकि असल में ब्लड क्लाउड मास्टर मैक्स का एक क्लोन बन चुका था। अब हम थोड़ी देर पहले का समय देखते हैं, जहां जब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ब्लड क्लाउड पैलेस के पास आया था तो ब्लड क्लाउड मास्टर से लड़ने के बाद अचानक से ब्लड क्लाउड मास्टर स्टार टावर मास्टर में बदल जाता है, जिसे देखकर मैक्स उनसे कहता है कि आखिर क्या आप ही ब्लड क्लाउड मास्टर हो और आपने इस ब्लड क्लाउड मास्टर का चेहरा क्यों ले रखा था। ये सुन के स्टार टावर मास्टर मैक्स को बताते हैं कि असल में ब्लड क्लाउड मास्टर मेरा एक मामूली सा क्लोन है और जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार करा था। ये सुन के मैक्स हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर आपने उसे मेरे लिए क्यों तैयार किया था। ये सुन के स्टार टावर मास्टर मैक्स को बताते हैं कि तुम्हें आगे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ना है और इसके लिए तुम्हें और भी ताकतवर बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने इस क्लोन को तुम्हारे लिए तैयार करा है। अब वो मैक्स को ब्लड क्लाउड मास्टर ऑफर करने लगते हैं, जिस पे मैक्स उनसे कहता है कि ब्लड क्लाउड मास्टर के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, जितने तो मेरे खुद के भी नहीं हैं, तो इससे क्या मुझे बाद में दिक्कत नहीं होगी। ये सुन के स्टार टावर मास्टर मैक्स से पूछते हैं कि क्या तुम इसे लेने से डर रहे हो, पर मैक्स तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर्ल को अपनी बॉडी से मर्ज कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो ब्लड क्लाउड मास्टर की बॉडी भी इस्तेमाल कर सकता था और उसका क्लोन उसके पास आ गया था। साथ ही उसे ब्लड क्लाउड पैलेस भी मिल चुका था। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां प्रेजेंट में ब्लड क्लाउड मास्टर उस मास्टर को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। साथ ही वो लगातार उसकी बॉडी पर कट लगाते हुए उसकी डिवाइन बॉडी को 71% तक खत्म कर देते हैं। ये देखकर इधर मैक्स की ओरिजिनल बॉडी बोलती है कि आखिरकार ब्लड क्लाउड मास्टर के काफ़ी सारे दुश्मन हैं, पर ये इतने ताकतवर हैं कि इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा ही है, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। इधर हम ब्लड क्लाउड मास्टर को देखते हैं, जो उस मास्टर की डिवाइन बॉडी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर चुके थे। ये देखकर वो मास्टर भी सदमे में आ चुका था, इसलिए वो खुद को ही ब्लास्ट कर लेता है, जिसके बाद ब्लड क्लाउड मास्टर उसकी स्टोरेज रिंग लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि बहुत से कल्टीवेटर उसके पीछे जल्द ही वहां आने वाले थे। इधर वहां से निकलते हुए अचानक से ब्लड क्लाउड मास्टर के सामने स्टार रिवर मास्टर आ जाता है और बोलता है कि ब्लड क्लाउड मास्टर, तुमने एक लास्ट मीटिंग में मेरे काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया था और आज मैं उसका बदला लूँगा। ये सुन के ब्लड क्लाउड मास्टर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, तो स्टार रिवर मास्टर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और ब्लड क्लाउड मास्टर पर अटैक करता है, जहां उन दोनों के अटैक के कारण स्पेस में क्रैक्स बनने लगते हैं और दूर दूर से वो क्रैक्स दिख रहे थे और उनका इम्पैक्ट जा रहा था। इस तरफ मैक्स उन इंसेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में किल करे जा रहा था।
ये देखकर इंसेक्ट क्वीन मास्टर वेनफू को कहती है कि अब अपना थर्ड प्लान एक्टिवेट करो और जल्दी से मैक्स को खत्म कर दो। लेकिन मैक्स लगातार उन इंसेक्ट्स को खत्म करे जा रहा था और उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। लेकिन इस तरफ मैकेनिकल क्लैन का मास्टर इंसेक्ट क्वीन और डीमन मास्टर को बताता है कि मैक्स को मास्टर वेनफू और बाकी सारे कल्टीवेटर्स मार देंगे। साथ ही ब्लड क्लाउड मास्टर के आगे भी स्टार रिवर मास्टर आ गया है, जिसकी वजह से हम सारे अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। ये सुन के इंसेक्ट क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इस तरफ ब्लड क्लाउड मास्टर और स्टार रिवर मास्टर की लड़ाई चल रही थी, जहां वो लगभग बराबरी पर फाइट कर रहे थे और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उनमें से कौन जीतने वाला है। तभी स्टार रिवर मास्टर ब्लड क्लाउड मास्टर को एक मिनी यूनिवर्स में फंसा लेते हैं, जहां से निकलने की ब्लड क्लाउड मास्टर कोशिश ही कर रहा था। तभी स्टार रिवर मास्टर फिर से ब्लड क्लाउड मास्टर पर एक डेडली अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए ब्लड क्लाउड मास्टर स्टार टावर का इस्तेमाल करता है। साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मिनी यूनिवर्स को भी खत्म कर देता है। ये देखकर स्टार रिवर मास्टर इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि तुम मेरे इस अटैक से बच गए, पर तुम मेरे इस अगले अटैक से पक्का खत्म हो जाओगे। अब ये बोल के स्टार रिवर मास्टर एक डार्क एंड लाइट टेक्निक नाम की एरिया टाइप टेक्निक चलता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लाउड मास्टर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर मैक्स को भी अब मास्टर वेनफू से लड़ने में परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ ब्लड क्लाउड मास्टर कैसे भी कैसे अपने आप को स्टार रिवर मास्टर के सामने संभाले हुए थे, पर तभी अचानक से वहां और भी यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर्स आ गए थे, जो ब्लड क्लाउड मास्टर को वहां देखकर एक साथ उस पर अटैक करने लगते हैं। इधर मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी को मास्टर वेनफू से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहां पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स थे और मास्टर वेनफू बार बार अपने सोल अटैक का इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक से कई सारे इंसेक्ट कल्टीवेटर्स मैक्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से मैक्स का दिमाग खराब हो रहा था और अब वो ठीक से लड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन तभी वहां पर केओस सिटी लॉर्ड का क्लोन पहुंच जाता है, जो अपनी लाइट बीम टेक्निक से उन इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है। ये देखकर मैक्स खुश हो जाता है, लेकिन मास्टर वेनफू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलती है कि चाहे यहाँ पर आज कोई भी आ जाए, ये लड़का ज़रूर मरेगा। अब ये बोल के वो मैक्स पर फिर से अटैक करती है, तो केओस सिटी लॉर्ड मैक्स से बोलता है कि तुम संभल कर रहना। तभी कई सारे इंसेक्ट और सोल अटैक के कारण मैक्स फिर से फंस गया था, लेकिन अब मैक्स आई एम द यूनिवर्स नाम की उसकी सबसे स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। तो मैक्स अपनी आई एम द यूनिवर्स नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। दूसरी तरफ ब्लड क्लाउड मास्टर अपनी स्टार टावर की ताकत का इस्तेमाल करके स्टार रिवर मास्टर की टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही ब्लड क्लाउड मास्टर ने एक वॉर्टेक्स को भी बना दिया था, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर्स उस पर अटैक कर रहे थे वो एक एक करके मारे जा रहे थे। ये देखकर स्टार रिवर मास्टर भी कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिरकार ये ब्लड क्लाउड मास्टर कितना ताकतवर है और वो कैसे उसे हरा पाएंगे। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जहां मैक्स के उस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से सभी इंसेक्ट्स और मास्टर वेनफू के चारों ओर एक डार्क ऑरा फैल चुका था। ये देखकर सभी कंफ्यूज थे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी आंख लाल हो जाती है और वो एक मैनिएक की तरह दिखने लगता है। अब मैक्स अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक से आसपास के कई सारे एरिया को कंट्रोल कर सकता था, जिसकी वजह से मैक्स आसपास खड़े बीस्ट को अपनी ओर खींचने लगता है। इधर केओस सिटी लॉर्ड के क्लोन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैक्स की ये कैसी टेक्निक है। इस तरफ कई सारे बड़े कल्टीवेटर्स जो वहां पर खड़े थे, उन्हें लग रहा था कि ये टेक्निक मास्टर वेनफू की है, इसलिए वो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने यूनिवर्स वेरिएबल की अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को अनलॉक कर लिया। लेकिन इधर मास्टर वेनफू का चेहरा बिल्कुल घबराहट से बढ़ चुका था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स ने आखिर ये कैसी टेक्निक एक्टिवेट कर दी है। तभी वो सबसे चिल्लाकर कहती है कि ये टेक्निक मैंने एक्टिवेट नहीं करी, बल्कि ये मैक्स ने एक्टिवेट करी है।
अब मैक्स अपने आर्मर को वापस से पहनते हुए बोलता है कि अब इस टेक्निक से तुम लोग नहीं बच पाओगे। ये सुन के मास्टर वेनफू सबसे बोलती है कि जल्दी से मैक्स पर अटैक करो, वरना हम सबको काफी नुकसान होगा। अब वो कल्टीवेटर्स एक साथ मिलकर मैक्स पर बीम अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स उनसे बचते हुए उन सभी वेनेरेबल्स को लगातार बड़े आराम से एक ही बार में काटता जा रहा था, क्योंकि अब आसपास के सभी एरिया में उसका कंट्रोल हो चुका था। तभी मास्टर वेनफू मैक्स से बोलती है कि ऐसा मत करो, तुम जितने भी वेनेरेबल्स को मार रहे हो उन सभी को वापस से रिवाइव करने में काफी ज्यादा ट्रेजर वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन मैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो लगातार उन कल्टीवेटर्स को राख बनाता जा रहा था। इस पे मास्टर वेनफू मैक्स को डराने की कोशिश करती है कि अगर तुम इतने सारे कल्टीवेटर्स को मारोगे तो उन कल्टीवेटर्स के क्लैन के एल्डर्स तुम्हें जान से मारने की कोशिश जरूर करेंगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि तुम लोग भी यहाँ मुझे मारने आए थे, तब तुम्हें नहीं लग रहा था कि मेरे कल्टीवेटर्स तुमसे बदला लेंगे, पर फिर भी तुम मुझे मार रहे थे, तो मैं क्यों रुकूं। अब मैक्स अपने स्मॉल यूनिवर्स को कंप्रेस करके उसे तबाह कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी कल्टीवेटर्स उसके अंदर थे वो सब मर जाते हैं और उनके ट्रेजर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। इधर मास्टर वेनफू को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। तभी मैक्स बोलता है कि अगर वो सब मुझे मार सकते हैं तो मैं भी उन्हें बिना कुछ सोचे मार सकता हूँ। अब मैक्स उस पे अपनी स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्लैश अटैक करता है, तो उसे देखकर मास्टर वेनफू भी मैक्स पर एक इंसेक्ट टाइप स्लैश अटैक करती है। लेकिन मास्टर वेनफू का अटैक ज्यादा ताकतवर नहीं था, जिसकी वजह से उस अटैक को मेंटेन करने में मास्टर वेनफू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी मास्टर वेनफू का स्लैश अटैक तबाह हो जाता है और मैक्स का अटैक मास्टर वेनफू को लग जाता है। इसकी वजह से मास्टर वेनफू थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने और भी ताकतवर अटैक से मैक्स पर अटैक करती है, जिससे बचने के लिए मैक्स इधर उधर भाग रहा था। तभी मैक्स अपने केओस सिटी लॉर्ड के पास जाकर उनके साथ वहां से जाने लगता है, जिसकी वजह से मास्टर वेनफू कुछ नहीं कर पाती, पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा मिलके अपना बदला जरूर लूंगी। दूसरी तरफ इंसेक्ट क्वीन डीमन रेस की मास्टर और मैकेनिकल क्लैन को ये बुरा लग रहा था कि मैक्स सबसे बच के भाग रहा है। तभी इंसेक्ट क्वीन सबसे बोलती है कि मैक्स तो भाग गया, लेकिन तुम सब मिलके ब्लड क्लाउड मास्टर को जान से मार दो। तभी मैकेनिकल क्लैन का मास्टर ब्लड क्लाउड मास्टर की फाइट की लाइव स्ट्रीम एक्टिवेट करता है, जहां स्टार रिवर मास्टर ने ब्लड क्लाउड मास्टर पर काफी खतरनाक अटैक करा था, लेकिन उससे भी ब्लड क्लाउड मास्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए स्टार रिवर मास्टर सोचने लगता है कि मेरी इतनी खतरनाक टेक्निक से भी इस कल्टीवेटर की डिवाइन बॉडी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। साथ ही वहां खड़े आसपास के कल्टीवेटर्स भी बोलते हैं कि हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ब्लड क्लाउड मास्टर यानी मैक्स बोलता है कि अगर तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है। अब ब्लड क्लाउड मास्टर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मैक्स के पैलेस को देखते हैं, जहाँ मैक्स ने इकट्ठा करे हुए सारे ट्रेजर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिए थे। तभी मैक्स का ब्लड क्लाउड मास्टर का क्लोन भी उसके पास आ जाता है, जिसके साथ वो हैंडशेक करता है और फिर मैक्स उसे अपने इंटरनल वर्ल्ड में डाल लेता है। साथ ही मैक्स उस जर्नी में मिले बेनिफिट से काफी खुश था। तभी मैक्स के सामने स्टार टावर मास्टर आते हैं, जो मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारी इस जर्नी को मैंने अच्छे से नोट करा है, साथ ही तुम्हारी प्रोग्रेस से भी मैं काफी खुश हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो भी लाल स्वॉर्ड है वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज को मैच नहीं कर पाती। इसलिए मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड देता हूँ जो मैंने खुद रिफाइन करी है और आगे तुम इसी का इस्तेमाल करना। तो मैक्स उस स्वॉर्ड को लेकर उसे ट्राई करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक थी और वो अपने सामने आई हर चीज को आराम से काट दे रही थी। अब मैक्स स्टार टावर मास्टर को स्वॉर्ड के लिए थैंक यू बोलता है, तो स्टार टावर मास्टर खुश होते हुए वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बबाता मैक्स की तारीफ करने लगती है कि इस जर्नी में मैक्स ने कितने सारे यूनिवर्स वेनरेबल्स को बड़े आराम से मार दिया। साथ ही उसने मास्टर वेनफू का और स्टार रिवर मास्टर का भी आसानी से सामना कर लिया। अब मैक्स भी खुश होते हुए बोलता है कि अब मैं इतना ताकतवर तो हो चुका हूँ कि मुझे ह्यूमन काउंसिल अर्थ की ओनरशिप वापस दे दे।
अब मैक्स ह्यूमन काउंसिल में जाता है जहां जाइंट एक्स एरेना के मास्टर मैक्स को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं कि हमने तुम्हें ह्यूमन रेस का 19th यूनिवर्स मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही तुम अब इस काउंसिल के मेंबर भी बन चुके हो। ऊपर से तुम्हें अर्थ की ओनरशिप भी वापस लौटा दी गई है। ये सुन के मैक्स खुश हो गया था। साथ ही केओस सिटी लॉर्ड भी मैक्स के लिए काफी खुश थे। लेकिन यहाँ पर बाकी यूनिवर्स काउंसिल के मेंबर्स को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अब इसकी वजह से उन्हें अर्थ से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। अब हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स ने अपनी ओनरशिप का इस्तेमाल करके सभी इमाइग्रेंट्स को अर्थ से बाहर निकाल दिया था। साथ ही अब अर्थ अच्छे से डेवलप कर रहा था। साथ ही मैक्स अब अपनी वाइफ एवा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। साथ ही मैक्स के इस डिसीजन से अर्थ पर रहने वाले लोग काफी खुश थे और अब वो अपने लॉर्ड पर काफी ज्यादा प्राउड थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैक्स उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा। अब इसी खुशी के साथ ये पूरी मूवी यहीं खत्म होती है।